नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 72 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 72 को। यह आपकी 18 जनवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी और आज की हमारी ये वर्कशीट रिवीजन वर्कशीट रहने वाली है, जिसमें हम हिंदी की हमारे काव्य खंड की 2 कविताएं उत्साह और अट नहीं रही से रिलेटेड कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे अलंकारों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्साह और अटनहरी कविताओं के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म सन 1897 यानी कि 1897 में हुआ था और उनकी मृत्यु 64 वर्ष की आयु में 15 अक्टूबर 1961 15 अक्टूबर 1961 को हुई थी। उनका जन्म स्थान बंगाल प्रांत में महिषादल रहा है और उनकी प्रमुख अगर काव्य रचनाओं की बात करें तो उसमें परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, अपरा, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना आदि शामिल है। ये वही काव्य रचनाएं जिनके कारण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का स्थान है वो साहित्य जगत में काफी ज्यादा उच्च माना जाता है। अब जो कविताएं होती है, आपने देखा होगा, दोनों कविताओं को आपने पढ़ा भी है, समझा भी है। जो कविताएं होती है वो भावपूर्ण, प्रभावशाली कितनी होगी, उनका कितना महत्वपूर्ण तरीके से गहरा अर्थ निकल पाएगा, ये निर्भर करता है वहां पर किस प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया गया। अब ये अलंकार क्या होते हैं? अलंकार जैसे महिलाएं आभूषण धारण करती है, वैसे ही कविता में अलंकारों का प्रयोग किया जाता ताकि उसका सौंदर्य बढ़ जाए। ओके, जैसे महिलाएं आभूषण धारण करती है किस लिए? ताकि वो और ज्यादा सुंदर लगे। उसी तरीके से अलंकारों का प्रयोग किया जाता है कवि के द्वारा ताकि वो कविता ज्यादा प्रभावशाली लगे, पढ़ने में भी प्रभावशाली लगे और अर्थ की दृष्टि से भी प्रभावशाली लगे। ओके, तो कविता के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए कवि कभी कभी अलंकारों का प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है? इससे कविता और अधिक सुंदर और प्रभावशाली बन जाती है। ठीक, तो अलंकार जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ आभूषण ही होता है, लेकिन अगर हम कविता की दृष्टि से, पद्य की दृष्टि से बात करें तो अलंकारों का अर्थ है कि शब्दों का या अर्थ की दृष्टि से कुछ इस तरीके से प्रयोग करना कि वो कविताएं ज्यादा प्रभावशाली लगे। तो यहाँ पर अलंकार है वो मुख्य तौर पर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं शब्दालंकार, दूसरे होते हैं अर्थालंकार। शब्दालंकार मतलब जो शब्द की दृष्टि से उसमें चमत्कार उत्पन्न होते हैं, यानी कि शब्दों को कुछ इस तरीके से, विशेष तरीके से प्रयोग किया जाएगा कि उसमें सौंदर्य उत्पन्न हो जाता है। होता है ना, जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें। तो ये क्या है यहाँ पे देखिए, च को जानबूझ करके प्रयोग किया गया है। इसे पढ़ने में कितना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना। जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। अब देखिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। अब ये प्रभाव किस लिए पैदा हुआ है? ये पैदा हुआ है यहाँ पर शब्द अलंकार, शब्दों का प्रयोग ऐसे किया गया। ऐसे यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार में क्या होता है कि एक ही शब्द को एक से ज्यादा बार प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन हर बार उसके अर्थ अलग अलग निकलते हैं। जैसे कनक कनकते सो गुनी मादकता दिखाए, वो खाए बोराए वो पाए बोराए। अब कनक कनक 2 बार प्रयोग में आया, अच्छा लग रहा है ना, पढ़ने में, सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग निकल रहा है। तो यहाँ पे ये शब्दों के प्रयोग के कारण यहाँ पर चमत्कार उत्पन्न हुआ है। ओके, ऐसे ही श्लेष अलंकार होता है, वो भी शब्द अलंकार होता है। श्लेष अलंकार में ये होता है कि एक ही शब्द के कई सारे अर्थ निकलते हैं। ओके, जैसे एक ही शब्द है उसके कई सारे अर्थ निकलते हैं कि जैसे बिन पानी सब सून। ओके, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। अब देखिए पानी है, उसके कई सारे अर्थ निकल रहे हैं। ठीक, तो यहां पर भी शब्दालंकार है। तो शब्दालंकार वहां होता है जहां पर शब्द के कारण काव्य में सौंदर्य, सुंदरता या प्रभाव पैदा होता है। अर्थालंकार कौन से होते हैं? अर्थालंकार होते हैं कि अर्थ के कारण वहां पर प्रभाव पैदा होता है। जैसे अतिशयोक्ति अलंकार हो गया, मानवीकरण अलंकार हो गया, उपमा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। तो वहां पे अर्थ के कारण वहां पर सौंदर्य पैदा होता है, तो उनको बोलते हैं हम अर्थालंकार। यानी कि अलंकार है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। शब्दालंकार हो सकते हैं, शब्द के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं मुख्य तौर पर, और बाकी सभी किस में आएंगे? वो अर्थालंकार में आ जाएंगे। इसके साथ साथ हमें मुख्य तौर पर जो समझना है इन कविताओं के माध्यम से, दोनों कविताओं की अगर बात की जाए तो दोनों कविताओं में मुख्य तौर पे जिस अलंकार का प्रयोग किया गया वो है मानवीकरण अलंकार। अब ये मानवीकरण अलंकार क्या होता है कि जब किसी प्राकृतिक वस्तु या घटना का वर्णन मनुष्यों की तरह किया जाता है तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे कली मुस्कुराई, ओके, बादल नाचने लगे, नृत्य करने लगे। अब देखो भाई, बादल है कब से नृत्य करने लगे, कली कब से मुस्कुराने लग गई। ओके, तो ये जो इस तरीके से उनको दिखाया जाता है कि जैसे वो मानव हो, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। चाहे वो जड़ वस्तुएं हो, निर्जीव वस्तुएं, चाहे वो प्राकृतिक वस्तुएं हो,
तो किसी को भी जब मानव की तरह हरकतें करते हुए दिखाया जाता है तो वहां पर होता है मानवीकरण अलंकार। उत्साह और अट नहीं रही कविता की अगर बात करें तो दोनों ही कविताओं में प्रकृति को कैसे दिखाया गया, यहाँ पे प्रकृति को दिखाया गया मानव की तरह, तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार का मुख्य तौर पर प्रयोग किया गया। अब हम बात करेंगे कुछ प्रश्नोत्तर की इस वर्कशीट में इन्हीं दोनों कविताओं से रिलेटेड और अलंकार से रिलेटेड कुछ हमें प्रश्न दिए गए। चलिए उन प्रश्नों को देखते हैं और उनको हल करेंगे। तो आज की इस वर्कशीट की बात करें तो यहाँ पे हमें 4 प्रश्न दिए गए और साथ ही साथ एक गतिविधि भी दी गई जिसको हमें कंप्लीट करना है, पूरा करना है। तो चलिए सबसे पहले पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा, घेर घेर घोर गगन में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। ओके, घेर घेर घोर गगन, इस पंक्ति में हमें बताना अलंकार कौन सा है। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अब अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है, जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ देखिए घ घ घ, ओके, तो यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। एक और चीज कि जरूरी नहीं कि जो वर्ण हम देख रहे हैं वो शुरुआत में हो, अंत में अगर है तो भी वहां पे लयात्मकता बन रही है तो भी वहां पे अनुप्रास अलंकार होगा। यहाँ पे देखिए घेर घेर घे घोर, तो यहाँ पे रह है तो यहाँ पीछे से देखें तो भी अनुप्रास अलंकार होगा। उसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न दिया गया, दूसरे प्रश्न को देखिए। दूसरा प्रश्न है, उत्साह कविता में बादलों को नवजीवन वाले क्यों कहा गया, ये हमें बताना है। ओके, तो बादलों को नवजीवन वाले इसलिए कहा गया है क्योंकि वे वर्षा करके मुरझाई सी धरती में नवजीवन भर देते हैं, वे धरती को उपजाऊ बना देते हैं, गर्मी से मुक्ति दिलाते हैं और इसी के कारण धरती दोबारा से हरी भरी हो जाती है, इसलिए उनको नवजीवन वाले कहा गया है, जो पूरी धरती में नए जीवन का संचार करते हैं। ठीक, इतना ही बताना हमें। तो चलिए अब हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न है कि अनुप्रास अलंकार से आप क्या समझते हैं, ये हमें बताना है। ठीक, क्या होता है, एग्जाम्पल उदाहरण भी हमें देना कि जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति की जाती है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण को हम रिपीट करते हैं तो वहाँ पे होगा अनुप्रास अलंकार। जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, यहाँ पे क्या है, ख बार बार आया, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ऐसे जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, तो वहाँ पे क्या चे चे बार बार आ रहा है, तो वहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार है। क्लियर, चलो ये हो गया हमारा तीसरा प्रश्न। उसके बाद चौथा प्रश्न देखिए। चौथा हमारा प्रश्न है कि मानवीकरण अलंकार को किसी उदाहरण के साथ हमें समझाना है। तो मानवीकरण अलंकार कब होता है, जब जड़ पदार्थों या प्रकृति के जो भी अंग है उनके ऊपर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाता है, यानी कि उन्हें ऐसे दिखाया जाता है जैसे वो मानव हो, हमारी तरह क्रिया करते हुए, हमारी तरह हरकतें करते हुए उनको दिखाया जाता है, तो वहां पर होता है मानवीकरण अलंकार। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, अब भाई मेघ कब से टाई वाई लगाने लग गए, बन ठन के निकले, तो यहाँ पे क्या है, मानवीकरण अलंकार है। ठीक, तो ये हो गया हमारा चौथा प्रश्न। पांचवा जो प्रश्न है इसमें एक एक्टिविटी दी गई, गतिविधि दी गई। इस गतिविधि में कहा कुछ और गया और मैंने कुछ अलग किया, आप भी इसका प्रयास कर सकते हो। यहाँ पे दिया गया कि कम से कम 8 पंक्तियों की अपने मन से किसी कविता की रचना कीजिए। ठीक, कर सकते हो तो कर लीजिए भाई, मजा आएगा करने में, कुछ भी लिख लीजिए। तो आपको 8 पंक्तियों में कविता की रचना करनी है और उसमें प्रयुक्त अलंकारों की पहचान करनी है। तो मैंने तो यहाँ पर कविता की रचना नहीं की है, यहाँ पे मैंने एक कविता ले ली है, रेखा चमोली जी की ये कविता है, प्रकृति के बिना मनुष्य। ठीक, ये मैंने कविता उठाई है और उसकी पंक्तियां मैंने यहाँ पे दी है। पहले हम कविता को पढ़ते हैं, उसके बाद इसमें कौन से अलंकार है वो हम बताएंगे आपको। यहाँ पे प्रकृति के बिना मनुष्य कैसा होता है तो उसकी बात की जा रही है कि नदी तब भी थी, नदी तब भी थी जब उसे कोई नदी कहने वाला नहीं था, यानी कि नदी तब भी थी जब कोई उसे नदी कहने वाला न था। पहाड़ तब भी थी, हिमालय भले ही उतना ऊंचा न रहा हो, ना रहे हो समुद्र में इतने जीव, लेकिन वे तब भी थे। नदी, पहाड़, हिमालय, समुद्र तब भी रहेंगे जब नहीं रहेंगे इनके पुकारने वाले। नदी, पहाड़, हिमालय, समुद्र तब भी रहेंगे जब नहीं रहेंगे इन्हें पुकारने वाले, इन पर गीत लिखने वाले, इनसे रोटी उगाने वाले, ये तब भी रहेंगे। लेकिन नदी, पहाड़, हिमालय, समुद्र, मनुष्य के बिना भी नदी, पहाड़, हिमालय, समुद्र है। नदी, पहाड़, हिमालय, समुद्र, मनुष्य के बिना भी नदी, पहाड़, हिमालय, समुद्र ही है। इनके बिना मनुष्य मनुष्य नहीं है। यानी कि जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं, प्राकृतिक अगर हम बात करें, पदार्थों की बात करें, तो इनका तो काम चलता है हमारे बिना, लेकिन हमारा काम है इनके बिना नहीं चल सकता। प्रकृति के बिना मनुष्य कुछ भी नहीं है। तो ये हो गई हमारी कविता
और उसके बाद यहाँ पर हमें अलंकारों की पहचान करनी है। तो यहाँ पे दो अलंकारों का प्रयोग किया गया। वैसे तो ये अनुप्रास अलंकार के ही भाग है। एक तो यहाँ पे लाटानुप्रास अलंकार है। लाटानुप्रास अलंकार कहाँ होता है कि जहाँ पर एक ही शब्द है या पंक्ति है, उसको बार बार प्रयोग में लाया जाता है, अर्थ वही रहता है। जैसे तब भी थे प्रयोग में लाया गया ना, तो यहाँ पे लाटानुप्रास अलंकार है। ओके, उसके बाद दूसरा अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार कहाँ होता है, जहाँ पे लास्ट में पंक्ति के अंतिम जो पंक्ति के भाग होते हैं वहाँ पे लयात्मकता, जैसे लिखने वाले, गाने वाले, वाले ला करके लयात्मकता पैदा की ना, तो यहाँ पे अंत्यानुप्रास अलंकार है। ओके, तो ये दो अलंकार यहाँ पर रहेंगे। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, मैंने कल यानी कि संडे को आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो शेयर किया था। वो है आपका क्लास 10 सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का सेकंड टर्म का सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पे सिर्फ सैम्पल क्वेश्चन पेपर नहीं है कि ये हिंदी में है, पहली चीज़, क्योंकि हिंदी में सैम्पल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई रिलीज़ नहीं करता है, तो मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको दिया है। दूसरा ये कि इसके साथ साथ हमने पूरी स्ट्रेटजी को डिस्कस किया कि आपका ब्लूप्रिंट कैसे, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आपको एक क्वेश्चन के ऊपर कितना फोकस करना है, कितना टाइम आपको देना है, उसकी बात की है। कौन से चैप्टर्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले, कौन सा चैप्टर है जो आपके लिए हेडेक बन सकता है, जहाँ पे थोड़ा सा घुमा करके टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा, हमने इस पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व भी किया है। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्लास 10 सोशल साइंस का लेटेस्ट बैच या फिर क्लास 10 सोशल साइंस का जो जीनियस बैच है, वहाँ पर ये वीडियो आपको मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।